नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच में। देश में गजब का तमाशा चल रहा है। इस तरफ तमाशा चल रहा है, उस तरफ तमाशा चल रहा है, चारों तरफ तमाशा चल रहा है और समझ में यह आ रहा है कि राजनीति के चलते, सत्ता के चलते देश को, देश के कानून को, यहां तक कि मंदिर को भी तमाशा बनाकर रख दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी आजकल बिजी हैं, एकदम सेलिब्रेशन मोड में है। बंगाल जीतने के बाद झालमुड़ी पे झालमुड़ी खाए जा रहे हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है। और जितनी दलाल मीडिया है, अब दलाल मीडिया की बात क्या करूं, इंडियन एक्सप्रेस जिसके संपादक जब जाते हैं प्रोग्राम में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भी अपना एडिटोरियल छापता है और कहता है कि नेहरू जी का जो रिकॉर्ड था उसको क्रॉस कर लिया नरेंद्र मोदी जी ने। अब एक बात तो ये देखिए कि जवाहरलाल नेहरू का जो अपॉइंटमेंट माना जा रहा है, जिससे कैलकुलेशन किया जा रहा है, वो 1952 का इलेक्शन जीतने के बाद का कैलकुलेशन किया जा रहा है। नेहरू जी तो प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 को ही बन गए थे, उसी हैसियत से संसद के अंदर भाषण दिया था। और आप देखिए, जब वो प्रधानमंत्री बने थे तभी तो पहले गृह मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर 1952 से ही पहली सरकार मान ली जाए, नेहरू जी को पहला प्रधानमंत्री 1952 से ही मान लिया जाए, तो 1949 में पटेल साहब की डेथ हो गई थी। फिर पटेल साहब को पहला गृह मंत्री मान के उनका इतना बड़ा पुतला क्यों बनवाया गया, क्यों उनकी इतनी तारीफ की जाती है, इसका जवाब देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। लेकिन जवाब तो तब देना पड़ेगा जब कोई सवाल पूछेगा। सवाल तो कोई पूछता नहीं है। बस साहब ने जो कह दिया वही सच है, साहब ने जो कर दिया वही महान है, और साहब ने जो नीति बना दी वही मास्टर स्ट्रोक है। भले देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठा हो, लेकिन बाकी सब दावे भारतीय जनता पार्टी भले नहीं करे, मंदिर के दावे लगातार करती रहती है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम जी छोटे से बच्चे हो गए थे और नरेंद्र मोदी जी उनकी उंगली पकड़ाकर ले जा रहे थे राम मंदिर के अंदर, और राम मंदिर बनाने को एक ऐसे अचीवमेंट की तरह पेश किया गया कि बस ये काम हो गया तो बाकी सब काम बेकार है। आप आज भी चले जाइए, किसी से बात कीजिए जो भक्त टाइप का हो, और उससे पूछिए कि भाई नरेंद्र मोदी ने 5 कौन से बड़े काम किए हैं, तो 370 हटाना याद आएगा, राम मंदिर याद आएगा, उसके बाद वो चुप हो जाएगा। अब उसी राम मंदिर में से घोटाले की खबरें आ रही हैं, और घोटाला भी ऐसा वैसा नहीं। उस मंदिर में जो 48 दान पात्र लगे हैं, जिसमें जाकर आपको दान डालना होता है। आप जब मंदिर का दर्शन करने जाते हैं तो अपनी श्रद्धा से, अपने प्रेम से, भगवान राम के लिए जो आपकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के चलते दान पात्र में लोग सोना, चांदी, रुपया, गरीब से गरीब आदमी भी 50-100 रुपए उसके अंदर डाल के आता है। और कहा यह जा रहा है कि उस दान पात्र में घोटाला हुआ है 5 से लेकर 7.5 करोड़ रुपए का। बाकी सबकी बात छोड़ दीजिए। पवन पांडे जी ने कहा, पवन पांडे आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं, एक्स मिनिस्टर हैं। अखिलेश यादव ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। इन सब लोगों को छोड़ दीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम तो आपको अच्छी तरह से पता है। पहलवान, जो महिला पहलवानों का आंदोलन था, उसके बाद इस देश का हर आदमी ब्रजभूषण शरण सिंह को जानता है। और यूट्यूब पर जाइए, ब्रजभूषण शरण सिंह सर्च कर लीजिए, आपको उनके सारे वीडियो ऐसे मिलेंगे जिसको देखकर लगेगा वाह गदाधारी वाह, क्या शानदार दबंग सांसद है। अब उनसे सहमत होइए या असहमत होइए, लेकिन दबंग तो वो हैं। वीडियोस में आपको गाड़ियां दिखाई देंगी, बड़ी बड़ी मजबूत गाड़ियां, बंदूकें दिखाई देंगी, बाकी सब दिखाई देगा। उस इलाके में ब्रजभूषण शरण सिंह का रोब दाब है, इस बात से तो कोई इंकार कर ही नहीं सकता। वो ब्रजभूषण शरण सिंह कल इंटरव्यू दे रहे थे, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया राम मंदिर के दान पात्र घोटाले के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी, और इसमें इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं कि मुझे डर लगता है। अब आप सोचिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे दबंग आदमी को अगर डर लग रहा है, तो ये राम जन्मभूमि मंदिर में जो भक्त लोग जाकर, भक्त जब मैं कह रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी के भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, भगवान राम के भक्तों की बात कर रहा हूं, वो देश भर से और दुनिया भर से आकर जो चढ़ावा चढ़ाते हैं,
जो दान देते हैं उस दान के पैसे में घोटाला करने वाला कौन सा ऐसा बड़ा आदमी है, किस बड़े आदमी के इशारे पर ऐसा घोटाला हो रहा है जिसका नाम लेने से ब्रजभूषण शरण सिंह को भी डर लगता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने ताकतवर हो सकते हैं। ये मामला जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले पवन पांडे जी ने उठाया था। एक्स मिनिस्टर हैं, सपा के नेता हैं, और उन्होंने आरोप लगाया था कि 5 से 7.5 करोड़ रुपए का कम से कम घोटाला हुआ है। पवन पांडे जी का ट्वीट आया, पवन पांडे जी का आरोप आया। उसके बाद अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया, सरकार से सवाल पूछा और आरोप लगाया कि ये पैसे का घोटाला हुआ है। जैसे ही ये सब आया, चंपत राय जी जो कर्ता धर्ता है मंदिर के ट्रस्ट के कर्ता धर्ता हैं चंपत राय जी। वैसे मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर के मामले में जमीन घोटालों के भी बहुत सारे आरोप लगे हैं, एक से एक रिपोर्ट्स आई थी, लेकिन सरकार ने शायद उसकी कोई जांच नहीं कराई, क्योंकि किसी को सजा मिली हो, कम से कम मुझे ऐसा पता नहीं। तो चंपत राय जी एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाकर कहते हैं कि यह सब बेकार की बात है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और हमारे जो ट्रस्टीज हैं वो सब मिलकर इसको ऑडिट करते हैं। अभी भी ऑडिट चल रहा है और ऑडिट में कुछ भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। लेकिन देखिए, चंपत राय जी के इस बयान के बाद किसी लेफ्टिस्ट, किसी कांग्रेसी, किसी सपाई अखबार या मीडिया का बयान नहीं आया। खबर ये छपी, रिपोर्टाज ये छपी दैनिक जागरण में, जिसको भारतीय जनता पार्टी का बहुत करीबी माना जाता है। और दैनिक जागरण ने कहा कि न केवल घोटाला हुआ है बल्कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी में संदिग्ध की तस्वीर मौजूद है और पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है, और उनमें से एक की निशानदेही पर पैसा भी बरामद किया गया है। यानी दैनिक जागरण यह कह रहा है कि चंपत राय झूठ बोल रहे हैं। मामला सामने आया है, पुलिस की जानकारी में है, जांच चल रही है, लेकिन चंपत राय इसको छुपा रहे हैं कि पैसे लेकर कौन चंपत हो गया। यही नहीं, बताया यह भी गया, दैनिक जागरण ने ही बताया कि यह काम जो था वो एसबीआई का था, कि एसबीआई इन पैसों को कैलकुलेट करे और कैलकुलेट करके मंदिर के अकाउंट में जमा करे। लेकिन आजकल जैसे होता है, एसबीआई ने किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया और वहां से ही गड़बड़ी की शुरुआत हुई। अब यह प्राइवेट कंपनी जो है, क्या किसी नेता से इसका लेना देना है, क्या ट्रस्ट के लोगों से इसका लेना देना है, ये हमें नहीं पता। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद ये कहा है कि जिनका हाथ है उनका नाम लेने से डर लगता है। और आप जानते हैं कि एक बार मामला खुलता है तो फिर उन लोगों की भी हिम्मत पड़ जाती है जो किसी न किसी डर से चुप रहते हैं। मंदिर के पूर्व जो अकाउंट्स के ऑफिसर थे, जो अकाउंट्स मंदिर का देखते थे, उनका नाम था महिपाल सिंह। महिपाल सिंह जी राजस्थान के रहने वाले हैं और इनका अपना दावा है कि ये आरएसएस और बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं। ये बैंक में ऑफिसर थे और बैंक की नौकरी से रिटायर होने के बाद इन्होंने मंदिर में श्रद्धावश लेखा अधिकारी का काम, अकाउंट्स ऑफिसर का काम संभाला और मंदिर का सारा अकाउंट ये देखते थे। अब महिपाल सिंह जो कह रहे हैं वो और ज्यादा खतरनाक है। महिपाल सिंह का कहना है कि मंदिर के चढ़ावे में जो चोरी हो रही है वो कोई एक टाइम में नहीं हुई है या एक बार नहीं हुई है, कई साल से ये चोरी हो रही है। मंदिर को बने ही 4-5 साल हुआ और उसमें अगर कई साल से चोरी हो रही है जैसा कि महिपाल सिंह कह रहे हैं, तो आप जरा गौर से सोचिएगा। महिपाल सिंह का कहना है कि इन्होंने खुद वहां चोरी पकड़ी थी और इसकी शिकायत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो महासचिव हैं, कर्ता धर्ता हैं, चंपत राय जी से की थी। अब आप देखिए, मान लीजिए कि मंदिर का लेखा अधिकारी कोई चोरी पकड़ता है और ट्रस्ट के कर्ता धर्ता को बताता है कि भाई यहां चोरी हो रही है, तो कर्ता धर्ता को क्या करना चाहिए? तुरंत उस चोरी को रोकने का इंतजाम करना चाहिए कि उस चोरी को रोका जा सके, जो मंदिर के नाम पर पैसा आ रहा है वो लोगों के पॉकेट में ना जाए। लेकिन महिपाल सिंह का कहना है कि जो ही उन्होंने ये बात बताई चंपत राय को कि भाई मंदिर में चोरी हो रही है और देखो मैंने ये पकड़ लिया है, किसी चोर को पकड़ने की जगह महिपाल सिंह को ही बाहर निकाल दिया गया। इसका मानी क्या है?
यह बताता है कि चोर जो था वो महिपाल सिंह से ज्यादा करीब था शायद चंपत राय जी के, इसलिए चोर को पकड़ने की जगह चंपत राय जी ने महिपाल सिंह को ही निकाल दिया। महिपाल सिंह ने कई सारे यूट्यूब चैनलों को इंटरव्यू दिया है और बहुत डिटेल में बताया है कि दान की चोरी कैसे होती है। उन्होंने कहा कि 2021 से 22 तक में था, जनवरी 2021 में गया था, मार्च अप्रैल 2022 तक वहां था। मंदिर परिसर में जो दान की राशि आती है, जो दान का चढ़ावे का पैसा आता है, उसको गिनती करने के लिए एक अलग से कमरा बनाया गया था। वहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ लोगों की मिली भगत से यह खेल हो रहा था। अब आप देखिए कि मंदिर का एक्स जो अकाउंट ऑफिसर है वो कह रहा है चोरी हुई है, दैनिक जागरण कह रहा है चोरी हुई है, चंपत राय कह रहे हैं चोरी नहीं हुई। अब इतनी सारी बातों के बाद यह तो बिल्कुल साफ लगता है कि दाल में कुछ काला है और चोर पकड़ने की जगह चोर को बचाने में ज्यादा इंटरेस्ट है ट्रस्ट के लोगों का। आप देखिए, पहले चंपत राय जी के बारे में महिपाल सिंह ने कहा कि चोरी बताने पर चंपत राय ने उनको निकाल दिया, और अब जब अखिलेश यादव ने मंदिर में चोरी का आरोप लगाया है और जांच की मांग की है, तो क्या होना चाहिए था? होना यह चाहिए था कि पूरे हिंदू समाज को और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को, जिनकी राम मंदिर में काफी श्रद्धा है, उन सब लोगों को एक स्वर से डिमांड ये करनी चाहिए थी कि मंदिर में अगर चोरी हो रही है तो उसका सारा सच जनता के पास आना चाहिए। जनता का श्रद्धा से चढ़ाया हुआ जो पैसा है वो अगर लोग अपने निजी अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं या उस पैसे को चुरा रहे हैं तो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए और सारा कुछ ये बात होनी चाहिए थी, न्याय की बात होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि अखिलेश यादव जी की बिटिया को वायरल करना शुरू कर दिया गया। बिटिया का फोटो सोशल मीडिया पर डाला गया। वो विदेश में पढ़ती हैं, लंदन में पढ़ती हैं। उनका फोटो डाला गया सोशल मीडिया पर और ऐसी भद्दी भद्दी बातें की गई जिनको पढ़ के समझ में आ जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम में इन लोगों का कहीं कोई श्रद्धा का मामला नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है राम जी को, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है कि अपने समय की सारी मर्यादाएं उन्होंने निभाई। अब उनमें से कई मर्यादाएं ऐसी हैं जो आधुनिक समाज में हमको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस पर मैं बहस करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर तक मान लूं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों की तरह से अगर मैं सोचूं थोड़ी देर, तो वो तो उनके लिए तो राम परम पूज्य हैं और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उनको मर्यादाएं निभानी चाहिए। लेकिन कर क्या रहे हैं? एक मासूम लड़की को बदनाम कर रहे हैं, एक मासूम लड़की का फोटो लगातार वायरल कर रहे हैं। इसकी दो वजह हैं। पहली बात तो ये कि इनको शायद उन लोगों की मिली हुई है जो राम मंदिर से चोरी कर रहे हैं और ये लोग नहीं चाहते कि राम मंदिर की चोरी सामने आए। इसीलिए जब अखिलेश यादव ने सवाल उठाया तो ये लोग अखिलेश यादव जी की बिटिया के बारे में घटिया बातें करने लगे। और दूसरी बात, ये खुद में बेहद घटिया लोग हैं जो किसी लड़की को पढ़ते और बढ़ते देखकर परेशान हो जाते हैं। इनके हिसाब से लड़कियां घर में रहनी चाहिए, खाना बनाना चाहिए और लड़कियों को इनसे दब के रहना चाहिए। खैर, जमाना बदल गया है, लड़कियां बहुत आगे निकल चुकी हैं, लेकिन कुछ लोग बदलने को तैयार नहीं है। आपने वो भी वीडियो शायद देखा होगा जो किसी आजकल जो होता है स्टैंड अप कॉमेडी शो का है, उसमें एक लड़का बेहद घटिया कमेंट करता है। उसकी नौकरी वोकरी चली गई है, वो अलग बात है, लेकिन इस तरह के कमेंट सोशल मीडिया पर समाज में आम होते जा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि ये लोग भगवान राम के भक्त तो हो ही नहीं सकते हैं। इनकी जो हैसियत है और इनका जो मोरल है वो शायद रावण से भी बहुत ज्यादा गया गुजरा है, जिसने सीता जी का हरण जरूर किया लेकिन उनको बहुत इज्जत के साथ बागीचे में सेविकाओं के साथ रखा, उनकी आन बान पर किसी तरह का हमला नहीं किया। लेकिन ये ऐसे घटिया लोग हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री की मासूम सी बिटिया के बारे में घटिया बातें कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको राम मंदिर के चोरों को बचाना है। अब ये राम मंदिर के चोर हो कौन सकते हैं? वही हो सकते हैं जिनका राम मंदिर के ट्रस्ट पर कंट्रोल है। जिनका कंट्रोल नहीं है वो क्या चोरी करेगा? चोरी तो वही करेगा ना जिसका वहां पर कंट्रोल है। यानी भगवान राम के नाम पर, उनके मंदिर के नाम पर जो ट्रस्ट बना है उसमें ऐसे लोग हैं जो भगवान राम के नाम पर मिलने वाले चढ़ावे की चोरी कर रहे हैं। और वो लोग इतने ताकतवर बन चुके हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे आदमी को भी उनका नाम लेने में डर लग रहा है। जाहिर है उनको सत्ता का संरक्षण मिला हुआ भी हो सकता है। योगी आदित्यनाथ को पता हो ना हो, लेकिन उनके सरकार के कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस पूरे काम को संरक्षण दे रहे हैं।
अब जाकर जब इतना सवाल उठ गया है, इतना शोर हुआ है, तब कहा जाता है कि पीएमओ ने यानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसका संज्ञान लिया है और इसकी पूरी जांच करने की बात कही है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जांच हो, सामने आ जाए, लेकिन जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें इसकी उम्मीद बहुत कम हो जाती है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का नाम आपको पता होगा, याद होगा। वो लगातार योगी सरकार पर हमले कर रहे थे, कुंभ के टाइम को लेकर हमला कर रहे थे, कुंभ के मैनेजमेंट को लेकर हमला कर रहे थे, गोरक्षा को लेकर हमला कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, उनको चुप नहीं करा पाए ये लोग। अचानक से एक दिन सारे टीवी चैनलों पर खबर यह आती है कि अविमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ दो जो उनके बटुक हैं, उनके शिष्य हैं, उनके यौन शोषण का आरोप लगता है और आशुतोष ब्रह्मचारी नाम का एक आदमी सामने आता है और वो आरोप लगाता है कि अविमुक्तेश्वरानंद जी ने दो बटुकों का यौन शोषण किया है। अब इसके बाद आप जानते हैं सारा गोदी मीडिया, सारा सोशल मीडिया उनकी ट्रोलिंग पर लग गया, सवाल पूछे जाने लगे, सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, मामला कोर्ट में गया। और अब उसी आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जो भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीब हैं और जो उस समय भी अविमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ बयान दे रहे थे, उनका जो उत्तराधिकारी है यानी उनका जो सबसे करीबी है रामचंद्र दास, उसने प्रेशर बनाकर ये झूठा मुकदमा लिखवाया। यानी सरकार के खिलाफ जो आवाज उठा रहे थे वो शंकराचार्य थे, हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु, उनके खिलाफ एक घटिया झूठा मुकदमा लिखवाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार के खिलाफ थे। एक और उदाहरण ले लीजिए, न्यूज क्लिक। न्यूज क्लिक सरकार से सवाल पूछने वाली और जनता की बात करने वाली एक शानदार वेबसाइट है। 5 साल पहले ईडी का उसके यहां छापा पड़ता है। जो उसके संपादक थे प्रवीर पुरकायस्थ, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहां तक कि जो लोग वहां लिखते थे उनके घर भी ईडी और पुलिस पहुंचती है। अभिसार वहां वीडियो करते थे, अभिसार शर्मा, उनका मोबाइल जब्त किया गया, उनसे पूछताछ की गई। लिखता तो मैं भी वहां था, बहुत कम मैंने आर्टिकल, 5-7 आर्टिकल लिखे थे, मेरे यहां तो खैर नहीं आई, लेकिन वहां रेगुलर जो कॉलम वगैरह लिखने वाले लोग थे उनके घर तक पुलिस और ईडी पहुंच गई थी। सारे आरोप लगा दिए गए कि विदेश से पैसा मिला है, पैसों का घपला किया है, सोरोस का नाम आ गया, सब कुछ आ गया। और दिन रात टीवी चैनलों ने न्यूज क्लिक और प्रवीर पुरकायस्थ को बदनाम किया। प्रवीर पुरकायस्थ के बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा कि शायद वो इकलौते व्यक्ति हैं जो पहली इमरजेंसी 75 वाली इमरजेंसी में भी गिरफ्तार हुए थे और इस बार भी वो गिरफ्तार हुए। 5 साल तक यह मुकदमा चला और अब जाकर हाईकोर्ट का कहना है कि पूरी तरह से कानून का दुरुपयोग किया गया था। न्यूज क्लिक ने कुछ भी गलत नहीं किया। आप सोचिए, एक अच्छी खासी वेबसाइट बर्बाद हो गई। जो उसमें युवा पत्रकार काम कर रहे थे उनको कहीं और नौकरियां मिली, कई बार नहीं मिली। प्रवीर पुरकायस्थ कई साल जेल में रहे, सब कुछ हुआ और पता यह चला कि सब प्रोपोगेंडा था उनके खिलाफ, किसी भी तरह की गलती उन्होंने नहीं की थी। अब ईडी के उन ऑफिसर्स को कोई सजा नहीं होगी, लेकिन हम और आप जानते हैं कि यह सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो सरकार के खिलाफ थे। तो जब इस तरह की जांचें हैं, जब इस तरह की एजेंसीज हैं, तो आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं कि राम मंदिर के दान पात्र घोटाले जो आप चढ़ावा करते हैं, चढ़ावा घोटाला कह लीजिए, चढ़ावा घोटाले की सही जांच हो पाएगी, सही लोग गिरफ्तार हो पाएंगे, इसकी कितनी उम्मीद की जा सकती है? जिस देश में भगवान राम के मंदिर का दान पात्र भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उस देश का भला कौन कर सकता है? ये आप बताइएगा। नेहरू से तुलना उनके काम से कई बार कर लेनी चाहिए। दिन की क्या गिनती है, दिन तो बढ़ते रहते हैं। 23 साल की उम्र में भगत सिंह शहीद हो गए थे और शायद भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने वाला जो जल्लाद होगा वो 70-80 साल जिया होगा। उस जल्लाद को अगर कोई आज याद भी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह के चलते याद करेगा। जिंदगी लंबी होने से बात नहीं होती है, जिंदगी मानी खेज होने से होती है। और जिस देश में, जिस राज्य में, जिस सरकार के अंदर मंदिर तक का पैसा सुरक्षित नहीं है, उसके बारे में क्या कहा जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।